So, good morning. This is MD Chan. Now I'm starting the one of the most important topic that is from the cell biology is plasma membrane. So let's I see all the important things related to the plasma membrane regarding the introduction, discovery, and the transport along the plasma membrane. So let's I start the first the introduction. What is the introduction of cell membrane? Cell membrane is also called a plasma membrane. Okay, that's is first thing is a plasma membrane क्या होता है उसके बारे में समझेंगे कि it is a delicate. Delicate means that is not a that is बहुत thin. ठीक है, delicate elastic membrane covering of each cell. हर तरीके के सेल में पाया जाएगा, चाहे प्रोकार्योटिक सेल हो यूकार्योटिक सेल हो. दो तरीके के सेल होता है ना, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, दोनों तरीके के सेल में पाया जाएगा. क्या प्लांट सेल में पाए जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बिल्कुल पाए जाएंगे. एनिमल सेल में पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे. हर तरीके के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा. इट इज अ लिविंग एंड सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन. ये एक लिविंग होता है और सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन होता है. सेलेक्टिव मतलब अभी हम जस्ट आगे पढ़ेंगे इसके बाद कि सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है. बस इतना भी आपको याद रखना है, ये लिविंग होता है और सेलेक्टिव परमिबल होता है. ठीक है. और नेक्स्ट क्या पॉइंट्स है, इट सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट. जैसे मान लो ये हमारा सेल है, तो ये जो मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है क्या कर रहा है, ये बाहर के एनवायरनमेंट से इस सेल के अंदर के कंटेंट को अलग कर रहा है, सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है. और अब जो हम यहाँ पर समझेंगे सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है. सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन होता है, पहले तो हम ये समझते हैं कि जनरल देखा जाए तो मेम्ब्रेन चार तरीके के होते हैं. ठीक है, चार तरीके का मेम्ब्रेन होता है जिसमें सॉरी फॉर दैट मेम्ब्रेन चार तरीके का होता है. ठीक है, फिजिकल बैरियर के हिसाब से, जैसे मान लो कि ये सेल है हमारे पास, ये किस सब्सटेंस को अलाउ करेगा या नहीं करेगा उसके बेसिस पर फिजिकल बैरियर इसको कहते हैं. उसके बेसिस पर सेल जो होता है क्या होता है, ये चार तरीके का होता है सेल. पहला होता है परमिबल मेम्ब्रेन. परमिबल का मतलब क्या होगा कि इट डज नॉट इम्परमिबल. पहला इम्परमिबल है. इम्परमिबल में से इट डज नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस, किसी भी तरीके के सब्सटेंस को ये अलाउ नहीं करेगा, चाहे सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, दोनों को अलाउ नहीं करेगा ये. यानी सेल के अंदर ये किसी सॉल्यूट को या सॉल्वेंट को नहीं जाने देगा, पूरी तरीके से इम्परमिबल होता है. दूसरा आता है हमारे पास परमिबल मेम्ब्रेन. परमिबल मतलब हो गया कि हर तरीके का, चाहे सॉल्यूट हो, सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, या सॉल्वेंट हो, दोनों को अलाउ करेगा सेल के अंदर, सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी. तो उसका मतलब हो गया परमिबल. तीसरा हमारे पास आता है सेमी परमिबल. सेमी परमिबल में क्या होता है, मेम्ब्रेन दैट इज अ परमिबल टू द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट को तो अलाउ करेगा बट यहां पर प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा. यानी ये जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा, सॉल्वेंट को अलाउ करेगा. ठीक है, तो द मेम्ब्रेन दैट इज अ परमिबल टू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए ये क्या है, सॉल्वेंट को अलाउ करेगा बट सॉल्यूट को रोकेगा, नहीं जाने देगा सेल के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सेलेक्टिव परमिबल. सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन में क्या बताया गया है कि मेम्ब्रेन दैट अलाउ द पासेज ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट को अलाउ करेगा. ठीक है, यानी यहाँ पे जो सॉल्वेंट दिया गया इसको अलाउ तो करेगा बट सेलेक्टिव सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट में कुछ ही सॉल्यूट ऐसे हैं जिसको अलाउ करेगा. कुछ सॉल्यूट, यहाँ पर सारे सॉल्यूट को अलाउ कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही सॉल्यूट के अलाउ करेगा. तो ये हो गया हमारे पास सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन. हम जैसे कि अभी बात किए थे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिव परमिबल होता है. इसका मतलब कुछ सॉल्यूट को ही अलाउ करेगा और सॉल्वेंट को तो पूरी तरीके से अलाउ करेगा ये. ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो देखो, अब अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है. कहीं कहीं ये कुछ कार्बोहाइड्रेट भी दिखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली ये लिपिड एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं. सेवरल मॉडल हैव बीन प्रपोज्ड रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड. अब ये जो प्रोटीन होता है और लिपिड होता है उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, उसके बेसिस पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अपने अपना मॉडल दिया, जिसमें से पहले आते हैं इगोर्टर और ग्रेंडल. ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन दिया था. जिस मॉडल को दिया था वो मॉडल का नाम था लिपिड बाइलेयर मॉडल. ये 1925 में दिया था.
डेवलनी एंड डेवसन मॉडल, जो कि सैंडविच मॉडल के नाम से जाना जाता है या डेवलनी डेवसन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, 1935 में दिया था इन्होंने। रॉबर्टसन मॉडल, जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1960 के अराउंड में दिया था इन्होंने। बेंसन ने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन प्रोटीन यूनिट मॉडल, जो कि हमारे पास 1966 में आता है। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, जो कि 1972 में। और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो है मतलब मॉडल है वो सिगार और निकोलसन का दिया हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सेप्टेबल है, जो कि 1972 में दिया गया था। और इसी के बारे में हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। इसी मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसी को हम आगे रेफरेंस लेते हुए, उसी मॉडल को रेफरेंस लेते हुए ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये जो है, ये जो हमारे पास मॉडल है, ये क्या है? ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। उसी के मॉडल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस, ये सिगार और निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उसके बारे में समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड बाइलेयर का। अब लिपिड बाइलेयर का मतलब यहाँ पर हम समझते हैं कि लिपिड बाइलेयर में क्या होता है। तो लिपिड बाइलेयर का मतलब हो गया जैसे कि एक लेयर हमारे पास ये हो गया, और एक लेयर हमारे पास ये हो जाएंगे। लिपिड का एक लेयर ऊपर में है, ये एक नीचे में है। तो इसको लिपिड का ये जो लेयर हो गया, ये दो लेयर है, इसीलिए हम इस लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, एक लेयर ये ऊपर में दिख रहा है, एक लेयर नीचे में दिख रहा है। देखिए सब ये पूरा, ये एक पहला लेयर, ये दूसरा लेयर। तो एक लेयर ऊपर की तरफ है, एक लेयर नीचे की तरफ है, ये दो लेयर है, और ये लिपिड के बने हुए हैं, इसलिए लिपिड बाइलेयर कहा गया है। ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये जो बना हुआ है लिपिड, वो उसको फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का बना हुआ है। जितना भी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है उसमें दो एंड होता है। एक होता है आउटर हेड, ये जो हमारे पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हेड वाला पार्ट होता है, एक ये हेड वाला पार्ट होता है, और ये एक टेल वाला पार्ट हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो जो हेड वाला पार्ट्स होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करेगा, यानी वाटर को एंट्री करने देता है, वाटर को अट्रैक्ट करने देता है। ये टेल वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, वो टेल वाला पार्ट क्या होता है कि ये इनर होता है, जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, यानी वाटर को रिपील करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अरेंज इनटू टू वेज। अब यहाँ पे प्रोटीन हमने बताया कि दो चीजें होती है इसमें एक होता है क्या, प्रोटीन होता है, दूसरा लिपिड होता है। तो लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड, जो कि हम देखें लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होता है। बट हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन भी दो तरीके से होता है। एक होता है पेरिफेरल फॉर्म, जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिसको बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है इंटीग्रल प्रोटीन, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ये दो हम बताएं, पहला बताएं ये पेरिफेरल प्रोटीन, दूसरा हमने बताया पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन दूसरा। तो दो तरीके का प्रोटीन्स होता है। देखो अब यहां पर इस स्ट्रक्चर को एकदम ध्यान से देखो, अगर इसमें हम ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चर में, तो हमारे पास ये जो प्रेजेंट है ये प्रोटीन है एक तरीके का, ये एक तरीके का प्रोटीन है। ये सेल के एक साइड से दूसरे साइड तक क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इंटीग्रल बोलते हैं। इंटीग्रल मतलब सेल के मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके एक साइड से दूसरी तरफ साइड तक गया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है ये हमारे पास होता है आउटर साइड में, यानी पूरी तरीके से धंसा होता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं धंसा होता, ये साइड में होता है। जैसे मान लो हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारा लिपिड बाइलेयर हम बना रहे हैं, इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का फॉर्मेट बना रहे हैं। अब यहां पर जो प्रोटीन होगा, ये वाला जो प्रोटीन है हमारे पास, यह है इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, जो कि एक साइड से दूसरी तरफ साइड तक गया है, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। और ये जो हमारे पास, अब हम जैसे मान लो कि यहां पर कोई एक स्पेशल तरीका कोई दूसरा प्रोटीन लगा दिया, ये हमारे पास आ गया पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल, तो पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है कि मतलब वो ऊपर ऊपर लगा होता है, उसको आसानी से हम अलग कर सकते हैं। जैसे ये प्रोटीन को अगर हम हटाना चाहें,
आसानी से इसको हटा सकते हैं। बट ये प्रोटीन पूरी तरीके से धंसा हुआ है इसमें, कई बार बताया जाता है कि पार्शियली धंसा होता है, कई बार पूरी तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस होता है, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन कहलाता है, ठीक है। और पेरिफेरल प्रोटीन आपको बता दिए बाहर की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे ग्लाइको लिपिड बताया गया जो कि ऊपर की तरफ होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ये सब और भी, जैसे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि ये लिपिड्स का ही एक टाइप्स है जो कि एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आप देख रहे हैं कि एक लेयर ऊपर में बना हुआ है, एक लेयर नीचे में बना हुआ है, ये फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में। हमने समझ लिया कि इसका स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड लिपिड का मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो होता है वो या तो पेरिफेरल के फॉर्म में होगा या तो इंटीग्रल के फॉर्म में होगा, यानी बाहर की तरफ सिर्फ सटा होगा या तो फिर पूरी एक साइड से दूसरी साइड गया होगा, ठीक है। और हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में देखा कि फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, यानी 2 लेयर में होता है अरेंज, जो कि इसका हेड जो होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, और टेल जो होता है नॉन पोलर होता है, यानी वो हाइड्रोफोबिक होता है टेल इसका। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत सारा काम है, ये प्रोवाइड करता है सेल के शेप को, सेल का शेप देता है ये, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर करता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को, जैसे मान लो कि सेल का जो बाहर वाला हिस्सा है इसको बाहर के हिस्से को ये अंदर के हिस्से से सेपरेट करके रखने की कोशिश करता है, यानी कोई भी चीज़ें रैंडमली अंदर नहीं आ सकती, सेपरेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड इन एंड आउट, यानी कोई चीज़ अगर सेल के अंदर जाना है तो सब्सटेंस को, सेलेक्टिबल सब्सटेंस को ये अंदर जाने देगा सेल के अंदर, और अगर कोई चीज़ सेल से बाहर आनी है तो भी आने देगा वो, तो ये भी प्रोवाइड करता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प टू द सेल टू इनगल्फ फूड, अच्छा ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि फूड को इनगल्फ करने के लिए भी मदद करता है। यानी अगर मान लो कि फूड इनगल्फ करना है, जैसे अमीबा का केस देख लो कि अमीबा में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो उस तरीके स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख, यहाँ पर फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल देखते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा रेशेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना है जिसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। ये देख लो यहाँ पे सीडोपोडिया बना, ये सीडोपोडिया बनी, यहाँ पर फूड हो गया, ये इसका नाम लिखा हुआ है सीडोपोडिया। अब ये सीडोपोडिया यहाँ पे आगे जाके क्लोज हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्लोज हो गया, यहाँ पे पहले यहाँ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे क्लोज हो गया, ये फूड पार्टिकल्स अंदर आ गया। तो फूड पार्टिकल्स हमारे पास अंदर आ गए, क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल था, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इनगल्फ फूड, ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है तभी वो इनगल्फ कर पा रहा है फूड को। तो सीडोपोडिया जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, कौन? अमीबा। जैसे कि यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से बना रहा था, ठीक है, एक सेकंड, जैसे यहाँ पर ये बना रहा है इस तरीके से, तो ये सीडोपोडिया कहलाता है। तो सीडोपोडिया एक तरीके का प्रोजेक्शन होता है जो कि फूड के पास बना लेता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कि ताकि फूड को इनगल्फ कर सके, कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अमीबा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में पूरा प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। फूड अगर मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, सेल ईटिंग, यानी सेल अगर कोई चीज़ खाया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस इज द इनडाइजेशन ऑफ द मटेरियल बाय द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही बात बताई गई जो बताए हमने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बताया कि क्या करता है कि ये कुछ सेलेक्टिबल सॉल्यूट को एंट्री करने देता है, प्लांट मतलब सॉल्यूट, कुछ सेलेक्टिबल सॉल्यूट को ही सेल मेम्ब्रेन एंट्री करने देगा सेल के अंदर, ठीक है। और सारे सॉल्वेंट को ही एंट्री मतलब एंट्री और एग्जिट करने देता है। सॉल्वेंट के लिए कोई बैरियर नहीं, सॉल्यूट के लिए बैरियर होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो क्रॉस होगा, यानी जो सेल के अंदर या सेल के बाहर जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट होगा उसके बारे में समझ रहे हैं। ये 2 तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एटीपी लगेगा, एनर्जी लगेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं, तो जो कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी जैसे लो से हाई की तरफ जाती है, लो से हाई की तरफ जाती है इसमें। अब हम लो से हाई का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि कहीं पर कोई चीज़ का मॉलिक्यूल ज़्यादा है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर का मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ठीक है, और ये कंटेनर इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कम है, ठीक है। तो क्या है कि हाई से लो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहां इधर लो से हाई गया तो उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम बात करेंगे आगे, डायग्रामेटिक देखेंगे हम व्यू इसका। अब यहाँ पे क्या है, एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई से लो गया, हाई से लो गया तो एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो से हाई गया तो
अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है या पंप्स की जरूरत पड़ती है, कैरियर प्रोटीन या फिर पंप्स की जरूरत पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसा नहीं होता है, मे और मे नॉट, कभी यूज हो भी सकता है, कभी नहीं भी यूज हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, बाकी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट बात हम करते हैं प्रोसेस टाइप के बारे में। तो ये अपहिल होता है। अपहिल का मतलब कि भाई लो टू हाई जब जाता है तो उस प्रोसेस को अपहिल बोलते हैं, और हाई टू लो गया, जैसे यहाँ पर होता है ना, हाई टू लो गया तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन हिल बोलते हैं। जनरली रैपिड जो एक्टिव प्रोसेस होता है बहुत तेजी होता है, फास्ट होता है ये, और जो पैसिव प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। इसमें सोडियम पोटेशियम जो आयन होता है या एक्टोसाइटोसिस जो होता है वो एक्टिव के अंदर आता है। पैसिव के अंदर सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, याद रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन जो है जिसमें हमने बताया सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये आता है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट पहले, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर जो सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, तो इसलिए हम पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहला आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल यानी सॉरी गैसेस का मॉलिक्यूल जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है कि कुछ गैसेस मॉलिक्यूल है एक साथ इकट्ठा है, तो वो क्या होगा कि यहाँ पर ये जगह तो पूरा खाली है, इस सब जगह पे तो कुछ मॉलिक्यूल नहीं है, तो अगर इसको कुछ समय तक छोड़ दिया जाए तो गैसेस का मॉलिक्यूल पूरे में स्प्रेड हो जाएगा इक्वली, तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अच्छा, हमारे बॉडी में ये लंग्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, लंग्स का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं, वो एल्वियोली का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास एल्वियोली है, लंग्स है, यहाँ से लंग्स से हमारे पास लंग्स से क्या आया, ऑक्सीजन आया। तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर ज़्यादा है, O2 का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ ज़्यादा है, और हमारे पास ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पर। तो अब जहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाई से लो की तरफ जाएगा, जो कि डिफ्यूजन के जरिए जाएगा। तो जो ब्लड के अंदर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास वो क्या हो जाएगा, कहाँ आ जाएगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एल्वियोली के अंदर। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ, जो कि कहाँ है, ब्लड कैपिलरी के अंदर उसका कंसंट्रेशन कम है ऑक्सीजन का, तो वहाँ चले जाएगा। तो ये प्रोसेस से हमारे लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ब्लड टू लंग्स, लंग्स टू ब्लड में। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन, जिसको सिंपल डिफ्यूजन का नाम देते हैं। तो गैसेस का जो गैसेस जो ट्रांसपोर्ट करता है यानी क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को, तो डिफ्यूजन के जरिए करता है, सिंपल डिफ्यूजन, याद रखना है बात। नेक्स्ट बताया गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी नहीं लगती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, यहाँ पर ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल का। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक स्पेशल तरीके का कोई एक डाई या कलर देख लो। अब यहाँ पर क्या है कि ये वो डाई नहीं है, मतलब यहाँ पर डाई तो पूरा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर डाई का सिर्फ 3 मॉलिक्यूल है, यानी अच्छे से ये क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन इस डाई का ज़्यादा है और यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है। अब इसको कुछ समय तक के लिए अगर छोड़ दिया जाएगा तो ये परमिबल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करेगा, ये पूरे डाई को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब देखिए, आप यहाँ पर देखने में लग रहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यहाँ पर भी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बराबर हो गया, दोनों का जो कंसंट्रेशन था वो बराबर हो चुका है। बट यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ लो था। अच्छा, ऑस्मोसिस का फिर भी मतलब ऑस्मोसिस में भी एक टर्म आता है एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, कह सकते हैं इसका टाइप से एक तरीके से, जिसमें क्या होता है कि वाटर विड्रॉ होता है सेल से, सेल की तरफ से बाहर, जैसे मान लो ये सेल है, सेल से पानी बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, सेल के अंदर पानी जाता है उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। बस ये सिंपल सा टर्म है, कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे ये इंक डाला गया ये पॉट के अंदर, ठीक है, कंटेनर के अंदर, बीकर के अंदर, ये इंक पहले तो पूरे में फैल गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन, ये प्रॉपर इतनी जगह पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो वो कंसंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ पर अभी भी ज़्यादा है,
यहाँ भी ज़्यादा, अब यहाँ पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब सब में बराबर एक कंसंट्रेशन है किसका, इंक का। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे ये उसका मॉलिक्यूल है, ये इंक का, ये डाई का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे स्प्लिट होता है, यहाँ पे फिर पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक मतलब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है। हमने बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में 3 आता है। पहला आता है हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा आता है ऑस्मोसिस, तीसरा आता है क्या बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल डायरेक्टली पास थ्रू द फॉस्फोलिपिड, यानी यहाँ पर डायरेक्ट पास हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्पेशल तरीके का प्रोटीन लगाया गया जिसको चैनल प्रोटीन बोलते हैं, उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो वही बताया गया कि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो होगा कैरियर प्रोटीन या फिर क्या बोलते हैं चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, मेम्ब्रेन को क्रॉस होगा। यहाँ पर क्या बताया गया है, नो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नीडेड, यानी यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए जो कि अभी बताया, वही उसी को कैरियर प्रोटीन बोलते हैं या फिर चैनल्स कहते हैं। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है इसमें क्या होता है, स्मॉलर होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल होंगे जैसे कि O2 CO2 होंगे, और स्मॉल अनचार्ज पोलर होंगे जैसे कि यूरिया हो गया। यहाँ पर लार्ज होता है और चार्ज होता है जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, आयंस है। यहाँ पर रेट इसका कॉन्टिन्यूस होगा, इंक्रीज विथ ग्रेडियंट, जैसे जैसे यहाँ पर ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में बात हो रही है कि जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ेगा वैसे इसका क्या होगा कि मतलब सेल के अंदर एंट्री करेगा ये। अच्छा, ये प्रोसेस वैसे स्लो होता है, ठीक है। ये फास्टर होता है क्योंकि चैनल्स लगे होते हैं इसमें, तो ये जो क्या होता है कि फास्ट कर देता है ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, लिमिटेड बाय द प्रोटीन नंबर। नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पे जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट यहाँ पे ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, आयंस, यानी इसमें बड़े मॉलिक्यूल, सीधा फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है चैनल्स के थ्रू, ठीक है, जो कि क्या होता है कि ये लार्ज पोलर होते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि एक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, आयंस वगैरह से होते हैं, ये तो बड़े मॉलिक्यूल हो गए। लेकिन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कोई चैनल्स या कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए। थैंक यू।